नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफ़ी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। वह बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खंभ पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थीं जैसे उनको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज़ वक्त तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चुनी दोनों एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती थीं, बाज़ बद्दुआ भी देती थीं। खुदा करे इसका घमंड टूटे, उसका तांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होठों पर जो हल्की हल्की मूछों की छांव में रहते थे, खुद एतिमाद सी मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कोई कोचवान जल भुन जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उसको पीतल के साज और सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू किसी शान पैदा न हो सकी। उनको वो ग्राहक नसीब नहीं हो सके जो अब्बू के और उसके तांगे घोड़े के शैदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे में बैठकर ऊँघ रहा था कि एक आवाज़ उसके कानों में भन भनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के बीम के पास खड़ी थी। अब्बू ने उससे बमुश्किल एक नज़र से देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खप गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, स्वतवा नाक, उसकी फुनंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा करता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में अब्बू से पूछा, वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की सांवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नज़रों में समाते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है भाग भरिए, चला बैठ जा तांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढांका, हालांकि वो ढका हुआ था। कैसी बातें करते हो तुम? अब्बू मुस्कुराया, चला बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर तांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल स्टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए? अरे तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सूमों के नीचे से निकल गई। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानो खेज अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। उस वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से भी इस बात का पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या न हो। अब्बू बांका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे जहाँ उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी? अब्बू की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा मस्त खिरामी से दुमकी चाल चल रहा था। हवा खुनुक थी। सड़क के दो रवा उगे हुए दरख्त भाग रहे थे।
उनकी टहनियाँ झूम रही थी। घुंघरुओं की एक अहांग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांध दी और लपक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अबू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे, लेकिन वो फौरन ही अबू के बाजुओं में थी। इसके बाद उसने मुजाहिमत न की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता है। अबू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उससे कहने लगा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज था, लेकिन कसम 11वीं वाले पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। अब फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बना कर रखूंगा। कसम वहदहू ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलविदा कह दिया। जाने क्या हो गया है मुझे, चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो। ले जाओ अपना तांगा, इस तांगे से आगे निकाल के। उसका झुका हुआ सर उठा, आंखें चमक उठीं। भाग भरिए, यह कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, तो ये मेरा साथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नियति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचकर तो नियति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए हुए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीदी थी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नियति अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं। और यह कह वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। गाते थे, हंसते थे, सैर करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। 1 महीना इसी तरह गुजर गया कि दफतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नियति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नियति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नियति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी, जीती रह। तांगा घोड़ा मैंने देने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नियति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नियति अकेली रहने लगी। देना उसे शाम को 5 रुपया दे जाता था, जो उसके खर्च के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान में रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था, वो भी उसके पास था। हफ्ते में एक बार नियति और अब्बू की मुलाकात जेल में होती थी, जो उन दोनों के लिए बहुत ही मुख्तसर थी। नियति के पास जितनी जमा पूंजी थी, वो अब्बू को आसाइशें पहुंचाने में सिर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नियति के बचे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियां कहाँ गई नियति? नियति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तुम मेरा इतना ख्याल न रखा करो, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। नियति ने कुछ नहीं कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराते हुई वहाँ से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई, घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। इस मुलाकात में वह तो उसे पहचान नहीं सकी थी। गिरांडील अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया था। नियति सोचती थी कि उसको इसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की हालत कर दी है, लेकिन उसको यह मालूम नहीं था कि वह दिल का मरीज है और यह मर्ज उसे वर्षे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज़्यादा गिरांडील था, लेकिन दीक ने उससे चंद ही दिनों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर इन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। खुद अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल में अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे से नियति से कहा,
मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहद हूँ ला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। और देख मेरी एक निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, इसका ख्याल रखना। और चुनी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नियति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त ही कर लिया। घर में तने तनहा पड़ी रहती थी। शाम को देना आता था और उससे दम दिलासा देता था और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूँगा। शुरू शुरू में तो नियति न समझी, पर जब इसके इद्दत दिन पूरे हुए तो दिने ने साफ लहजों में कहा कि वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नियति के जी में आई कि वो उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से देने के रवैये में फ़र्क आ गया। पहले शाम को बिला नागा 5 रुपये अदा करता था, अब कभी 4 दिन देने लगा, कभी 3 दिन, फिर 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना एक ही बीमार था, यह तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, इसलिए जा न सका। जब पानी सर से निकल गया तो नियति ने देने से कहा, भाई देने, अब तुम तकलीफ़ न करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी ले तो लाल के बाद बिल आखिल देने ने बादल ये नाख्वास्ता तांगा घोड़ा नियति की तहवील में दे दिया। उसने माझे के सुपुर्द कर दिया जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरखास्त की। नियति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गई, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नियति ने उससे तांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसा देने आया तो शराब की धुत में था। देवड़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज तांगा घोड़ा बेकार तवीले में पड़ा रहा। घास खाने का खर्च अलहिदा, तवीले का किराया अलहिदा। नियति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक रात उसका हमसाया दीवार फांद के आ गया और दराज दस्ती करने लगा। नियति सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों न तांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ वो सैर को जाया करती थी तो तांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से वाकिफ थी। लेकिन उसने फिर सोचा, लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग में कई दलीलें हैं। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियाँ, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठ बैठ कर काम करने वालियाँ तो हजारों होंगी। पेट किसी हीले से पालना ही है। नियति ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर लिया कि वो तांगा खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतिमाद था। चुनांचे अल्लाह का नाम लेकर वह तवेले पहुंच गई। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। बाज मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने नियति को समझाया कि देखो ऐसा न करो, ये मुनासिब नहीं, मगर नियति न मानी। तांगा ठीक ठाक किया, पीतल का साज और सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया। अब उससे दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तवेले से बाहर निकल गई। कोचवान हैरत जदा थे, क्योंकि नियति के हाथ रवां थे, जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी है। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थीं, मगर यह झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई और खूब आमदन होने लगी। 1 मिनट के लिए भी नियति का तांगा बेकार न रहता था। इधर सवार उतरी, उधर बैठी। आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाइयाँ भी हो जाती थीं। इस बात पर नियति को पहले किसने बुलाया था। जब काम ज़्यादा हो गया तो नियति ने तांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए। सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 2 से 6 बजे तक। यह सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुन्नी भी खुश था, मगर नियति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते, बेमतलब बेमकसद उससे इधर उधर फिराते थे। आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगा था कि वे तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद मुस्तरीब नहीं थी। अपनी खुद एतिमादी के बाइस वो पुरसुकून थी।
एक दिन कमेटी वालों ने नीति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह ये बताई कि औरत तांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा, जनाब, औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीति ने कहा, हुजूर, आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर ले, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरत खर्चा चलाकर अपना पेट पाल सकती है। औरतें टोकरी ढो ढो कर रोज जमा कर सकती हैं। औरतें लेनों पर कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ नहीं आता। तांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूं? हुजूर, आप रहम करें, मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हो मुझे? मैं क्या करूं, मुझे बताइए। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहाँ ज़्यादा कमाई है। ये सुनकर नीति के अंदर जो असल नियति थी, जलकर राख हो गई। अच्छा जी, कहकर वह चली गई। औने पौने दामों तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू के कब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली थी। इसके भींचे हुए होंठ वाह हुए और वह कब्र के मुखातिब हुई। अब्बू, तेरी नियति आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी, उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। धन्यवाद।